हेलो बच्चों, वेलकम इन अनदर वीडियो। तो आज 10th सीबीएसई की लेक्चर सीरीज को फर्दर कंटिन्यू करते हुए हम लोग रिफ्लेक्शन के टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे और आज हम लोग न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो जो चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत है हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन का थ्योरेटिकल पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और अब न्यूमेरिकल ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ने की हमें ज़रूरत है। सबसे पहले देखिए, कुछ 3 से 4 छोटी छोटी बातें हैं जो आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला क्या होगा, मिरर फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूला को कैसे डिफाइन किया गया, तो ध्यान दीजिए। मिरर फॉर्मूला क्या है? इट इज़ अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप, it is a mathematical relationship between image distance बेटा इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से दिखाते हैं, और नेक्स्ट है फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल f से दिखाते हैं। इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड फोकल लेंथ f। ये होता क्या है? फॉर्मूला होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक। अच्छा, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग कैसे लिख सकते हैं ये समझिएगा। अगर हम v और u का एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा vu, और अगर हम v को v से कैंसिल करें दिस बिकम्स u को u से कैंसिल करें दिस बिकम्स v, है ना, 1/f। तो यहाँ से फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन निकल के आता है u इंटू वी अपॉन u प्लस वी। ठीक, ये भी एक तरीके से बेटा लिखा मिरर फॉर्मूला ही हुआ है, लेकिन बस उसे हमने थोड़ा सा रिजॉल्व कर दिया है ना। कभी कभी एमसीक्यू में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मिरर फॉर्मूला, तो इनमें से कौन मिरर फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पर ये आपको डायरेक्ट नहीं गिवन होगा, वहां ये गिवन होगा। तो ये भी मिरर फॉर्मूला की एक दूसरी फॉर्म है जो सभी बच्चों को याद रखनी है। एक और चीज यहाँ पर याद रखिएगा, न्यूमेरिकल करते वक्त आप कभी भी इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखते हो तो वैल्यू को विद साइन रखिएगा। जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है, इमेज डिस्टेंस कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, अभी हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन पर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी तो उसे माइनस साइन के साथ ही रखिएगा। इमेज डिस्टेंस दैट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, दैट डिपेंड्स अपॉन इमेज फॉर्मेशन की कैसी होती है, पॉजिटिव या निगेटिव, उस पर अभी हम आएंगे। कहने का ये मतलब है कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर रखी जाएंगी, जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पर रखी जाएंगी, वो सारी की सारी विद साइन होंगी, और आप आंसर को जब एक्सेप्ट करोगे तो वो भी विद साइन ही एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी से। अच्छा, इसके बाद हमें क्या जानना है? इसके बाद हम लोग बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन पर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन पर। अब लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है? सबसे पहले तो एक चीज ये समझिए, इसके शब्द में आ रहा है मैग्नीफाई, यानी बेसिकली ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज कितना छोटा है या कितना बड़ा है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज कितना छोटा या कितना बड़ा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपैरिजन में इमेज की डिस्टेंस कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। इसकी इंफॉर्मेशन बेसिकली हमें जहाँ से मिलेगी वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन को बेटा डिफाइन कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट पैरामीटर्स। इमेज और ऑब्जेक्ट के पैरामीटर्स के बीच में जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन।
अगर बेटा इसे रिप्रेजेंट करना हो तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से और लिखते हैं I/O, नॉट ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं है, ये I/O लिखा हुआ है। I किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? इमेज के पैरामीटर्स को। O किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट के पैरामीटर्स को। अब यहाँ पर इमेज के पास घूम फिर के दो ही चीज़ें हैं, आप सब भी ये चीज़ एक्सेप्ट करोगे। इमेज के पास या तो डिस्टेंस है, इमेज के पास या तो डिस्टेंस है और या तो इमेज के पास क्या है? हाइट है। सिमिलरली ऑब्जेक्ट के पास भी या तो डिस्टेंस है और या तो हाइट है। तो अब अगर हम क्या करें, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा डिस्टेंस के टर्म्स में लिखें तो डिस्टेंस के टर्म्स में क्या बनेगा? m इज इक्वल्स टू माइनस का v/u। और अगर हम इसी चीज़ को यहाँ पर मेंशन कर लेंगे फॉर डिस्टेंस, अगर इसी चीज़ को हम लिखें हाइट के टर्म्स में फॉर हाइट, तो हाइट के लिए ये क्या बन जाएगा? h'/h, या कहीं कहीं कुछ बुक्स में hi/ho भी लिखा हुआ है। ठीक, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, मैग्नीफिकेशन के एक्चुअली में दो फॉर्मूले होते हैं, एक डिस्टेंस के टर्म्स में और एक हाइट के टर्म्स में। क्लियर है बात? और मैग्नीफिकेशन आपको किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है? मैग्नीफिकेशन आपको एक्चुअली में ये समझाता है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की हाइट कितनी ज़्यादा या कितनी कम है, या फिर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की डिस्टेंस कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। क्लियर है बात? अब सुनिए, यहाँ पर नोट में लिखने लायक कुछ बातें हैं, बहुत ध्यान से सभी बच्चे समझें। सबसे पहला तो मैग्नीफिकेशन m जो होगा, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है फॉर रियल इमेजेस। अगर कोई भी इमेज रियल होगी तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू उसके लिए हमेशा नेगेटिव ही आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। इसका रीज़न अभी हम साइन कन्वेंशन में आपको समझाएंगे। m इज़ नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपको समझना है, m हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर वर्चुअल इमेजेस। अगर कोई इमेज वर्चुअल है तो m हमेशा उसके लिए पॉजिटिव ही आएगा। तीसरा, अगर कभी भी m की एब्सोल्यूट वैल्यू, नाउ सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू का बेसिक मतलब होता है वैल्यू विदाउट साइन। अगर मैंने लिखा एब्सोल्यूट वैल्यू तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है वैल्यू विदाउट साइन। दैट मीन्स अगर मैंने लिखा आपके सामने मैग्नीफिकेशन इज -3/2, सो व्हाट इज एब्सोल्यूट m? एब्सोल्यूट m इज माइनस, अगर आप रिमूव कर दो इसमें से तो क्या बचा? सिर्फ बचा 3/2, सिर्फ बचा 3/2। तो माइनस हटाने के बाद या प्लस हो तो प्लस हटाने के बाद जो m बचता है दैट इज एब्सोल्यूट m। उसको हम ऐसे m के सामने ऐसे दो डंडे लगा देते हैं, मॉड बोलते हैं इसको, है ना, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एब्सोल्यूट m ग्रेटर देन 1 है, एब्सोल्यूट m ग्रेटर देन 1 है तो इमेज कैसी होगी? इमेज होगी एनलार्ज्ड, बड़ी इमेज बनेगी, है ना। और यहां पर लिख देता हूं चौथा पॉइंट, अगर एब्सोल्यूट m लेस देन 1 है तो इमेज बनेगी डिमिनिश्ड। तो इमेज कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी। ये चार बातें अपने दिमाग में रखिएगा। सबसे पहला, m अगर नेगेटिव है रियल इमेज होगी, पॉजिटिव है वर्चुअल इमेज होगी, ग्रेटर देन 1 है m की एब्सोल्यूट वैल्यू, इमेज एनलार्ज होगी, लेस देन 1 है m की एब्सोल्यूट वैल्यू तो इमेज डिमिनिश्ड होगी। ठीक, इतना नोट करिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं जल्दी से। आगे देखिए, अब एक लास्ट पॉइंट नोट में और आपको समझना है क्या? सबसे पहले तो
फिफ्थ वाला पॉइंट ये है कि अगर m की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 1 हो गई, मान लीजिए हमने ग्रेटर देन 1 कहा, कवर हो गए सारे केसेस, लेस देन 1 कहा, कवर हो गए सारे केसेस, लेकिन अगर m की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 1 हो तो क्या होगा? इक्वल टू 1 के केस में साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, और अगर सभी प्यारे बच्चे थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लें तो आप तुरंत रिलेट कर ले जाओगे कि ये एक्चुअली में कॉनकेव मिरर के थर्ड केस की बात हो रही है ना। कॉनकेव मिरर के थर्ड केस में क्या होता था? पन्ने पलटिए कॉपी के जल्दी से। कॉनकेव मिरर के थर्ड केस में ये होता था कि ऑब्जेक्ट रखा होता था एट सी, एक लाइट रे उसके हेड से पास करते थे, फोकस से जाती थी, दूसरी लाइट रे फोकस से पास करते थे, पैरेलल हो जाती थी, और दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ होता था? सी पर ही होता था। यानी अगर सी पर ऑब्जेक्ट है तो सी पर इमेज बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो ये वाला केस खास तौर पर मैंने केस नंबर 3 के लिए ही लिखा है कि अगर m की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 के इक्वल होती है देन साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। भैया सीबीएसई वालों का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो इस केस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कॉनकेव मिरर में थर्ड केस, सिक्स्थ केस, और कॉन्वेक्स मिरर में सेकंड केस आपके एग्जामिनर्स का बड़ा फेवरेट है, अक्सर क्वेश्चन बन जाता है इससे। कॉनकेव में 3/6, कॉन्वेक्स में 2। रिमेंबर, ये चीज यहां खत्म हुई। हमने लीनियर मैग्निफिकेशन समझा, अच्छे से डिटेल में एक एक बारीकी समझी उसकी। हमने मिरर फॉर्मूला सीखा। अब एक छोटा सा रिलेशन, बहुत काम तो नहीं आता है लेकिन फिर भी एक छोटा सा रिलेशन, f इज इक्वल टू r/2। f क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? f रिप्रेजेंट कर रहा है फोकल लेंथ। r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? r रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर? ऑफ स्फेरिकल मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। अच्छा, अब कुछ बच्चे ये पूछ सकते हैं कि सर ये फॉर्मूले आए कैसे या आए कहाँ से? देखिए, इसके डेरिवेशन पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत जल्दी ही हम इसके डेरिवेशन पे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। लेकिन सीबीएसई 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेरिवेशंस नहीं पढ़ने। तो अगर आप मतलब वीडियो बनाने के बाद, मैं खुले तौर पे कह रहा हूं, आप उस वीडियो को तभी देखें जब आपके पास थोड़ा खाली समय हो। खाली समय हो तभी उस वीडियो को देखें, क्योंकि वो आपके कोर्स का नहीं है। बेटा, तुम्हारे पास पढ़ने के लिए ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें हैं, आप कोर्स से भटकना अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले जितना कोर्स में है उसको पढ़िए, PYQs लगाइए, अपने आप को एग्ज़ाम के लिए मजबूत करिए, है ना। इधर उधर भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, इतनी कहानी नोट करो, इतनी कहानी नोट करो जल्दी से। अब इसके बाद देखो तुम्हें क्या समझना है बेटा। एक लास्ट छोटी सी चीज़ तुम्हें और समझनी है, जैसे यहाँ पर अब बचता है सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन रूल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और बहुत बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा समस्या आती है। साइन कन्वेंशन रूल्स, साइन कन्वेंशन रूल्स क्या क्या हैं समझो भाई ज़रा। देखो, सबसे पहले तो साइन कन्वेंशन रूल कहीं अलग से टपक नहीं पड़े हैं। साइन कन्वेंशन रूल्स आए हैं मैथमेटिक्स से, आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप साइन कन्वेंशन से बहुत आसानी से रिलेट कर ले जाओगे बिना किसी दिक्कत के। अब देखना कैसे रिलेट करवाना मेरा काम है, मुझ पे छोड़ दीजिए। तो अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो आपने कार्टेशियन प्लेन के बारे में तो ज़रूर पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है। इस वाली एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इस वाली एक्सिस को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। बिल्कुल सही बात है। ये मैथ कहाँ से प्रकट हो गई अभी पता चलेगा, है ना। अब जहाँ x और y का इंटरसेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं?
इसे बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम थोड़ी देर के लिए ये मानेंगे कि जहां पर ये ओरिजिन था ना, वहां पर एक मिरर का पोल रखा हुआ है, पोल। तो ऐसे करके आप कोई मिरर बना लो, आपने मिरर बनाया और इस मिरर का पोल यहाँ पर रेफरेंस दे रहा हूं कि ये आए कहाँ से, इस मिरर का पोल यहाँ पर है। अब एक बात बताओ, अगर आप इस वाली साइड को देखते हो, मेरे शब्द ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द पर फोकस रहे, बिल्कुल इधर उधर कहीं नहीं भागना है। इस साइड को हम क्या बोलेंगे, फ्रंट। सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे, फ्रंट। इस साइड को क्या बोलेंगे, बिहाइंड बोलेंगे, ठीक। कुछ बच्चे उल्टा कर देते हैं, इसको फ्रंट बोल देते हैं, इसको बिहाइंड बोल देते हैं। भैया ये मत करना, फ्रंट हमेशा उसी साइड होगा जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा जाता है। दूसरी बात, कुछ तेजस्वी बच्चे अब इसमें ज़्यादा दिमाग चलाने लगते हैं कि सर एक बात बताइए, आपने मिरर को ऐसा ही क्यों बनाया, हम मिरर को ऐसा रखेंगे। इसमें ऊपर क्या मेंशन है, रूल्स। साइन कन्वेंशन के कुछ रूल्स को फिक्स किया गया है ताकि आगे लाइट की स्टडी स्मूथली हो सके। अगर आपने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने मिरर को ऐसे कर दिया ना, तो अभी मैं जितने साइन कन्वेंशन रूल बताने जा रहा हूं, बस उन सभी रूल्स को उल्टा कर देना, उन सभी रूल्स को उल्टा कर देना। क्योंकि हम तो बता रहे हैं इसके पर्सपेक्टिव में, आप समझो अगर इसके पर्सपेक्टिव में, यानी मिरर इस तरफ है, तो सारे साइन जो मैं बताने जा रहा हूं उनको उल्टा कर देना, आंसर वहां से भी सेम निकल आएगा भाई। तो साइन के पीछे हमें इतना नहीं भागना है, जो बताया गया है बस उसे समझना है और इमेज फॉर्मेशन और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। फालतू दिमाग मत लगाइए कि इस तरफ कर देंगे क्या होगा, उस तरफ कर देंगे तो क्या होगा। बेटा इमेज फॉर्मेशन पे इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? अरे अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो बनेगी तो फोकस पे ही इमेज ना, चाहे इधर रखो और चाहे इधर रखो। अगर सी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज तो सी पर ही बनेगी, है कि नहीं। तो अगर ऐसा है तो इससे क्यों परेशान होते हो कि मिरर का मुंह इस तरफ है, इस तरफ है, हवा में है, नीचे है, अरे कहीं हो, इमेज फॉर्मेशन थोड़ी ना बदल जाएगा उससे। अब आप घर में रहो चाहे जहां रहो, आप इंटरनली जैसे हो रहोगे तो वैसे ही, आपका नेचर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। चलिए, तो अगर ये फ्रंट है, ये बिहाइंड है, तो फ्रंट में जितनी भी डिस्टेंसेज होंगी, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा पाओ तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इसीलिए सारी डिस्टेंसेज कैसी आएंगी, नेगेटिव आएंगी। पीछे हम चले, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो सारी डिस्टेंसेस कैसी आ जाएंगी, पॉजिटिव आ जाएंगी। अच्छा, अगर हम ऊपर चलते हैं, वाई एक्सिस ऊपर कैसी रहती है, पॉजिटिव, और अगर नीचे आते हैं तो वाई एक्सिस कैसी रहती है, निगेटिव। आई होप इतनी बातें तो सभी बच्चों को पता ही होंगी मैथ में, कि इस तरफ x निगेटिव, इस तरफ x पॉजिटिव, इस तरफ y पॉजिटिव, इस तरफ y निगेटिव। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें। अब सुनो, यहाँ पर तुम्हें समझना क्या क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे। जल्दी से मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट u से करते हैं और ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने ही रखा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा 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 कैसी होगी, निगेटिव। चाहे कोई मिरर हो, चाहे कोई लेंस हो, चाहे जैसा भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। याद रखिएगा इस बात को, u इज ऑलवेज निगेटिव। कोई क्वेश्चन दिखे, चाहे वो लेंस का हो, चाहे वो मिरर का हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस, चाहे कॉनकेव मिरर, कोई हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा आंख बंद करके हमेशा कैसा रख देना, निगेटिव रख देना। इसके बाद बात आती है इमेज डिस्टेंस की, कि भाई इमेज डिस्टेंस कैसी होगी। इमेज डिस्टेंस को सबसे पहले तो v से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डिपेंड करती है दो चीज़ों पर। क्या? सबसे पहले इमेज डिस्टेंस तब जब इमेज रियल होगी तब कैसी होगी, और इमेज डिस्टेंस तब जब इमेज वर्चुअल होगी।
रियल इमेज, भाई एक बात बताओ, रियल इमेज बनती हमेशा सामने ही है। आप पन्ने पलट सकते हैं, रे डायग्राम अगर आपने बना रखे हैं अपनी कॉपी में, बताया भी है हमने प्रीवियस वीडियोस में, ज़रूर देख लें उसे। रियल इमेज अगर सामने बनती है तो रियल इमेज की डिस्टेंस हमेशा कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। वर्चुअल की डिस्टेंस हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल बिहाइंड बनती है और बिहाइंड एक्स एक्सिस पॉजिटिव है। क्लियर। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ से या एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। भाई ऑब्जेक्ट अगर रखोगे तो ऐसे ही तो रखोगे ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। उल्टा तो रख नहीं दोगे ऑब्जेक्ट, नहीं रखते, है ना। तो हमेशा ऑब्जेक्ट रखेंगे सीधा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक। फिर इसके बाद आता है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट यानी कि एच आई, ये कैसी रहेगी, लुक, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इमेज। अगर इमेज रियल बनती तो सभी प्यारे बच्चे एक चीज जानते हैं कि रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज बनी है तो उसकी हाइट निगेटिव होगी, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज नीचे बनती है एक्स एक्सिस की। और अगर इमेज वर्चुअल बनी है तो वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है इसकी हाइट कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी दो केसेस में हमें समझनी है, ऊपर लिख देता हूं, है ना, यहां देख लो। फोकल लेंथ भी हमें दो केसेस में समझनी है। सबसे पहला है कॉन्वेक्स और दूसरा है कॉनकेव। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसी होगी, निगेटिव, ऑलवेज। ये कौन सा मिरर बना है, कौन सा मिरर बना है, ये कॉनकेव। भाई फोकस इधर ही तो बनता ना, लाइट आती पैरेलल इधर ही तो आती, तो ये डिस्टेंस कैसी है, नेगेटिव। और अगर इसी को हम लोग कॉन्वेक्स कर दें तो लाइट आके डाइवर्ज हो जाती, थोड़ा इमेजिन करिए, लाइट आके डाइवर्ज हो जाती और वो पीछे आके मिलती। तो कॉनकेव की डिस्टेंस हो गई निगेटिव और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हो गई पॉजिटिव। नोट कर लें इसे, नोट कर लें इसे, सारे के सारे साइन कन्वेंशंस। तो बेटा आज के वीडियो में हम लोगों ने न्यूमेरिकल से रिलेटेड जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमें इकट्ठा करने थे वो सारे के सारे कर लिए। हमने मिरर फॉर्मूला पे बात की बहुत डिटेल में, लीनियर मैग्निफिकेशन समझा बहुत डिटेल में, उसके बाद रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर समझा, छोटा सा रिलेशन ही है, उसमें क्या डिटेल में इतना जाना। और उसके बाद साइन कन्वेंशन रूल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई आज के लिए। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डेरिवेशन का एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा बहुत जल्द, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो ही आप उस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज अभी प्लीज़ अपने कोर्स से रिलेटेड, कोर्स रेलेवेंट टॉपिक वाइज चीज़ों को अच्छे से कवर करिए हमारे साथ, है ना। जो चीज़ आपके मतलब की नहीं है मैं पहले ही बता दूंगा कि इसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। डेरिवेशन आएगा मिरर फार्मूले का, लेंस फार्मूले का, लेकिन वो हायर क्लासेस की बात है, अभी 10th में सॉरी आपको उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग फ्रिट्ज। थैंक यू सो मच।